नेपाल में 26 अगस्त को जो हुआ उसने एक बार फिर उत्तराखंड सहित पूरे हिमालय को लेकर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। तिब्बत की तरफ से अचानक आई बाढ़ ने नेपाल के रासुआ इलाके में भारी तबाही मचाई। नदियां अचानक उफान पर आ गई, सड़कें, पुल और बस्तियां बह गई और देखते ही देखते एक सामान्य नदी विनाशकारी जलधारा में बदल गई। शुरुआती खबरों में इसे ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड यानी ग्लोफ बताया गया, लेकिन बाद में सामने आए सैटेलाइट और वैज्ञानिक विश्लेषणों में ग्लेशियर के एक हिस्से के टूटने, बर्फ और चट्टान के विशाल मलबे के नदी में गिरने और संभावित भूकंपीय गतिविधि की बात भी सामने आई है। यानी नेपाल की इस त्रासदी का अंतिम वैज्ञानिक निष्कर्ष अभी तक पूरी तरह सामने नहीं आया है, लेकिन इस घटना ने हिमालय में खड़े उस खतरे को जरूर फिर से हमारे सामने ला दिया है, जिसे वैज्ञानिक वर्षों से चेतावनी के रूप में बताते रहे हैं। और इस खतरे का नाम है ग्लेशियर लेक्स यानी हिमनद झीलें। और सवाल है, अगर तिब्बत और नेपाल में ऐसी घटनाएं हो सकती हैं तो क्या उत्तराखंड सुरक्षित है? जवाब है नहीं। उत्तराखंड के हिमालय में सैकड़ों ग्लेशियल झीलें मौजूद हैं और इनमें से कुछ को संभावित रूप से खतरनाक भी माना गया है। तो आइए इस वीडियो में समझते हैं कि आखिर ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड होता क्या है, उत्तराखंड में खतरा कहां है और इससे बचने के लिए क्या किया जा सकता है। हम सब के लिए ये एक जरूरी वीडियो है, अंत तक देखिएगा। नमस्कार, बात बोलेगी चैनल पर आपका स्वागत। मेरा नाम है त्रिलोचन भट्ट और मैं करता हूं जन सरोकारों की बात। ग्लेशियल झील आखिर होती क्या है? पहाड़ों में जब ग्लेशियर पीछे हटता है तो उसके पीछे या उसके आसपास पानी जमा होने लगता है। कई बार ये पानी बर्फ, चट्टानों और ग्लेशियर से निकले मलबे की एक प्राकृतिक दीवार जो बन जाती है उसके पीछे जमा होता रहता है। धीरे धीरे इस तरह की झील बड़ी होती जाती है। समस्या तब शुरू होती है जब इस प्राकृतिक बांध में क्षमता से ज्यादा पानी जमा हो जाता है, या फिर कोई भूकंप आ जाता है, या ऊपर से कोई चट्टान या ग्लेशियर का बड़ा हिस्सा झील में गिर जाता है, या भारी बारिश हो जाती है, या फिर ग्लेशियर तेजी से पिघलने लगता है। ऐसी किसी भी स्थिति में झील का प्राकृतिक बांध टूट सकता है और फिर जो होता है उसे कहते हैं ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड यानी कि ग्लोफ। यह सामान्य बाढ़ नहीं होती, यह अचानक आने वाली बाढ़ होती है। कुछ ही मिनटों या घंटों में लाखों करोड़ों घन मीटर पानी नीचे की घाटी में दौड़ सकता है। ऐसा हम उत्तराखंड में 2013 में केदारनाथ में, 2021 में ऋषिगंगा में और 2025 में धराली में देख चुके हैं। इस तरह के फ्लैश फ्लड में केवल पानी नहीं आता, पानी के साथ आती हैं चट्टानें, बर्फ आती है, मलबा आता है, पेड़ और मिट्टी आती है, और यह सब मिलकर सामान्य प्रतीत होने वाली ऋषिगंगा को, खीरगंगा को या भोटे कोसी नदी को एक विशाल विनाशकारी धारा में बदल देता है। मंदाकिनी, ऋषिगंगा, खीरगंगा और अब भोटे कोसी की ताजा घटना का सबसे बड़ा सबक यही है कि खतरा केवल उस जगह नहीं होता जहां झील है या ग्लेशियर मौजूद है। खतरा उस पूरी नदी घाटी में होता है जिसके रास्ते यह पानी नीचे आता है। यानी कि ऊपर पहाड़ में कोई घटना होती है और यह घटना कई किलोमीटर दूर बसे गांवों, सड़कों, पुलों, बिजली परियोजनाओं और कस्बों तक को तबाह कर सकती है। नेपाल की इस ताजा घटना के बाद हमें उत्तराखंड की चिंता क्यों करनी चाहिए? क्योंकि उत्तराखंड का हिमालय बेहद खड़ी ढलानों, गहरी नदी घाटियों और बड़ी संख्या में जल विद्युत परियोजनाओं से घिरा हुआ है। अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण सवाल पर।
उत्तराखंड में कितनी ऐसी झीलें हैं? राष्ट्रीय जल विज्ञान परियोजना के तहत NRSC यानी नेशनल रिमोट सेंसनिक सेंटर ने 0.25 हेक्टेयर या उससे बड़ी ग्लेशियल झीलों का एक विस्तृत डाटाबेस तैयार किया है। इस डाटाबेस में उत्तराखंड में 347 ग्लेशियल झीलें दर्ज हैं। लेकिन यह पूरी तस्वीर नहीं है, क्योंकि अलग अलग अध्ययनों में इस क्षेत्र में अलग अलग आकार की झीलों का होना बताया गया है। 2025 में किए गए एक वैज्ञानिक अध्ययन ने उत्तराखंड में 1000 वर्ग मीटर से बड़ी 426 ग्लेशियल झीलें होने की बात कही है। इनमें से 25 को पोटेंशियल डेंजरस ग्लेशियल लेक यानी संभावित रूप से खतरनाक ग्लेशियल झीलें माना गया है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, इन संभावित खतरनाक झीलों का बड़ा हिस्सा अलकनंदा और धौलीगंगा घाटियों में पाया गया है। अध्ययन के मुताबिक अलकनंदा घाटी में 9 और धौलीगंगा घाटी में 6 ऐसी झीलें हैं, यानी कि इन दोनों नदी घाटियों पर विशेष निगरानी रखने की जरूरत है। उत्तराखंड में संभावित खतरे की बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं चमोली और पिथौरागढ़ के ऊंचे हिमालयी इलाके। 2024 में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी कि NDMA से जुड़े आकलनों में उत्तराखंड की 13 संभावित रूप से खतरनाक ग्लेशियल झीलों की पहचान की गई थी। इनमें 5 को सबसे ऊंची जोखिम श्रेणी A में रखा गया है। इनमें चमोली की वासुधारा ताल और पिथौरागढ़ की कुछ महत्वपूर्ण झीलें शामिल हैं। पिथौरागढ़ में माबन झील लासर यांगती घाटी में, फ्यूनग्रू झील दारमा घाटी में है। इनके अलावा दारमा और कुटी यांगती घाटियों में 2 अन्य झीलें हैं जिनके कोई नाम नहीं है। इन झीलों की ऊंचाई 4000 मीटर से भी ज्यादा है। इसका मतलब यह हुआ कि हमें केवल किसी एक या कुछ झीलों को नहीं, पूरी नदी घाटी को जोखिम क्षेत्र में देखना होगा। चमोली को समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि यहां कई महत्वपूर्ण नदियों और उनकी सहायक घाटियों का संगम है। धौलीगंगा, ऋषिगंगा, अलकनंदा, नंदाकिनी, पिंडर और साथ लगते रुद्रप्रयाग जिले में मंदाकिनी और उसकी सहायक नदियां, साथ ही इनसे जुड़ी ऊंची हिमालयी घाटियां। 2021 की चमोली आपदा ने पहले ही दिखा दिया है कि ऊंचाई पर होने वाली एक घटना किस तरह कुछ ही समय में नीचे की घाटियों में बड़े पैमाने पर तबाही मचा सकती है। यहां एक जरूरी बात स्पष्ट कर देनी चाहिए, 2021 की ऋषिगंगा आपदा को केवल ग्लोफ कह देना वैज्ञानिक रूप से सही नहीं है। उस घटना में ग्लेशियर, चट्टान और मलबे के बड़े पैमाने पर गिरने से बनी फ्लैश फ्लड की जटिल प्रक्रिया सामने आई थी वैज्ञानिक अध्ययनों में। लेकिन वह घटना हमें यह जरूर सिखाती है कि हिमालय में ग्लेशियर, झील, चट्टान, भूस्खलन और नदी, इन सभी को अलग अलग नहीं देखा जा सकता। एक घटना दूसरी घटना को जन्म दे सकती है। अब बात पिथौरागढ़ की। दारमा घाटी, कुटी यांगटी, लासर यांगटी, ये सभी भारत तिब्बत सीमा के बेहद ऊंचे और संवेदनशील इलाके में हैं। यहां कई ग्लेशियर हैं और उनके आसपास ग्लेशियल झीलें विकसित हो रही हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इनमें से कुछ झीलें ऐसी घाटियों के ऊपर मौजूद हैं जहां नीचे मानव बस्तियां हैं, सड़कें हैं, रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण सड़कें हैं। इसलिए खतरा सिर्फ प्राकृतिक नहीं, यह मानवीय और रणनीतिक खतरा भी है। अगर ऊपर कोई झील अचानक टूटती है तो उसका पानी नीचे नदी की पूरी धारा को प्रभावित कर सकता है। एक और सवाल, क्या खतरा सिर्फ चमोली और पिथौरागढ़ तक सीमित है? जवाब है नहीं। उत्तरकाशी में भी ग्लेशियर और ग्लेशियल झीलों की निगरानी बेहद महत्वपूर्ण है। गंगोत्री क्षेत्र इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, जहां 2025 में हम धराली को पल भर में तबाह होते देख चुके हैं।
उत्तराखंड आपदा प्राधिकरण और वैज्ञानिक संस्थाएं गंगोत्री गोमुख क्षेत्र की नियमित निगरानी कर रही हैं, ये एक अच्छी बात है। ग्लेशियर लगातार बदल रहे हैं, इससे नई झीलें बन सकती हैं, पुरानी झीलों का आकार बदल सकता है, बढ़ सकता है। किसी झील का प्राकृतिक बांध कमजोर हो सकता है और किसी एक मौसम में परिस्थितियां अचानक बदल सकती हैं। इसलिए आज सुरक्षित दिखने वाली झील कल उसी स्थिति में रहेगी, यह मान लेना खतरनाक साबित हो सकता है। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल, आखिर ऐसी झीलें बढ़ क्यों रही हैं? इसका एक बड़ा कारण है जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग। वैज्ञानिक और पर्यावरणविद यह बात लगातार कहते रहे हैं। प्रसिद्ध पर्यावरणविद डॉक्टर रवि चोपड़ा अपने हर व्याख्यान में इस बात को बहुत गंभीरता के साथ चिन्हित करते हैं। वे कहते हैं तापमान बढ़ रहा है, ग्लेशियर पीछे हट रहे हैं, जहां पहले बर्फ थी वहां पानी जमा होने की जगह बन रही है और कई झीलों का आकार लगातार बढ़ रहा है। लेकिन खतरा सिर्फ तापमान बढ़ने से नहीं है। हिमालय खुद एक युवा और बेहद सक्रिय पर्वत श्रृंखला है। यहां भूकंप आते हैं, भूस्खलन होते हैं, चट्टानें टूटती हैं, ग्लेशियरों में दरारें पड़ती हैं और जब ये प्रक्रियाएं एक दूसरे से जुड़ती हैं तो एक छोटी सी घटना भी बड़ी आपदा में बदल सकती है और बदल जाती है। नेपाल की जल प्रलय ने इसी जटिलता को फिर से सामने ला दिया है। तो क्या किया जाना चाहिए? सबसे पहला उपाय है निगरानी। हर संभावित खतरनाक झील की नियमित सैटेलाइट मॉनिटरिंग होनी चाहिए। सिर्फ साल में एक बार नहीं या महीने में एक दो बार नहीं, बल्कि मौसम और जोखिम के हिसाब से लगातार मॉनिटरिंग होनी चाहिए। दूसरा, इन झीलों पर ऑटोमेटिक वाटर सेंसर और दूसरे मॉनिटरिंग उपकरण लगाए जाने चाहिए। अगर पानी का स्तर अचानक बढ़ता है इन झीलों में तो उसकी सूचना तुरंत नीचे के प्रशासन तक पहुंचे। तीसरा, अर्ली वार्निंग सिस्टम, यानी ऊपर झील में खतरा पैदा हो और नीचे गांवों को पहले ही चेतावनी मिल जाए, सायरन बजे, मोबाइल अलर्ट आए, स्थानीय प्रशासन को सूचना मिले और सबसे महत्वपूर्ण, वहां रह रहे लोगों को पता हो कि ऐसी चेतावनी मिलने पर उन्हें जाना कहां है। चौथा, हैजर्ड मैपिंग। हर संवेदनशील ग्लेशियल झील के नीचे यह नक्शा तैयार होना चाहिए कि अगर झील टूटती है तो पानी किस रास्ते जाएगा, कितनी ऊंचाई तक पानी की लहरें पहुंच सकती हैं, कितने गांव इससे प्रभावित होंगे, कौन सी सड़क कटेगी, कौन सा पुल बहेगा, कौन सा पावर प्रोजेक्ट खतरे में आएगा और लोगों को सुरक्षित स्थान तक पहुंचने के लिए कितना समय मिलेगा। अच्छी बात यह है कि इस दिशा में पहले से कुछ काम हो रहा है, लेकिन इस काम को और व्यापक बनाने की जरूरत है। पांचवा और सबसे जरूरी उपाय है खतरे के नीचे निर्माण रोकना। हमें यह सवाल खुद से पूछना होगा, अगर वैज्ञानिक बता रहे हैं कि किसी नदी घाटी में अचानक बाढ़ का खतरा है, तो क्या उसी नदी घाटी में बड़ी बड़ी परियोजनाएं बनाना समझदारी है? बहुत चौड़ी सड़कें बनाना जरूरी है, बड़ी संख्या में बिजली प्रोजेक्ट वहां बनाने जरूरी हैं, अनियंत्रित पर्यटन उस क्षेत्र में जरूरी है। बार बार कहा जा रहा है कि हिमालय की कैरिंग कैपेसिटी से ज्यादा निर्माण आपदा को न्योता देना है। इसलिए भविष्य की हर परियोजना के लिए केवल सामान्य एनवायरमेंटल क्लियरेंस पर्याप्त नहीं होनी चाहिए, इसमें ग्लोबल रिस्क असेसमेंट भी अनिवार्य रूप से किया जाना चाहिए। इस तरह का खतरा राजनीतिक सीमा को नहीं मानता। झील तिब्बत में फटती है तो तबाही भारत में हो सकती है या नेपाल में हो सकती है। इसलिए हिमालयी देशों के बीच रियल टाइम डेटा शेयरिंग बेहद जरूरी है। भारत, नेपाल, चीन, भूटान और पाकिस्तान के हिमालयी क्षेत्रों में साझा अर्ली वार्निंग मैकेनिज्म विकसित करने की जरूरत है, क्योंकि जब पानी पहाड़ से नीचे दौड़ना शुरू करता है
तब उसके रास्ते में कोई अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं होती, वो किसी सीमा को नहीं देखता। आखिर में एक जरूरी बात, नेपाल की तबाही को केवल एक और प्राकृतिक आपदा मानकर भूल जाना सबसे बड़ी भूल होगी। यह हिमालय की बदलती तस्वीर का संकेत हो सकती है और उत्तराखंड के लिए यह चेतावनी इसलिए ज्यादा गंभीर है क्योंकि हमारे पास सैकड़ों ग्लेशियल लेक्स हैं, ऊंची और संकरी नदी घाटियां हैं, घनी आबादी वाले निचले क्षेत्र हैं, बड़ी संख्या में सड़क और जल विद्युत परियोजनाएं हैं और लगातार बदलता हुआ हिमालय है। इसलिए सवाल यह नहीं है कि उत्तराखंड में ग्लोफ आएगा या नहीं, सवाल यह है कि अगर आया तो हम कितने तैयार हैं। क्या हमें पता है कि कौन सी झील कितनी खतरनाक है? क्या हमें पता है कि उसके टूटने पर पानी किस गांव तक पहुंचेगा? क्या वहां अर्ली वार्निंग सिस्टम है? क्या लोगों को एवैक्यूएशन रूट पता है? क्या हमारी विकास योजनाएं इन खतरों को ध्यान में रखकर बनाई जा रही हैं? हिमालय हमें बार बार संकेत दे रहा है, कभी केदारनाथ में, कभी नीति घाटी में, कभी धराली में, कभी हिमाचल में, कभी सिक्किम में और अब नेपाल तिब्बत सीमा पर। संवेदनशील नदी घाटियों में बड़ी परियोजनाओं पर सवाल उठाने पर मेरे जैसे लोगों को अक्सर विकास विरोधी कहा जाता है। बावजूद इसके हम बार बार कहते रहे हैं कि हिमालय को चुनौती देकर विकास नहीं किया जा सकता। हमें हिमालय के स्वभाव को समझकर विकास करना होगा, क्योंकि ग्लेशियर के ऊपर जमा पानी हमें दिखाई देता है, लेकिन उसके भीतर जो बड़ा खतरा छिपा हुआ होता है वो हमें दिखाई नहीं देता। और जब वह खतरा टूटता है तो नीचे रहने वाले लोगों के पास बचने के लिए शायद कुछ ही मिनट होते हैं, कभी कभी कुछ सेकंड। नेपाल से आए वीडियो फुटेज में हमने ये साफ तौर पर देखा है। इसलिए आज जरूरत ऐसी परियोजनाओं का विरोध करने वालों को विकास विरोधी करार देने की नहीं है। आज जरूरत डर फैलाने की भी नहीं है, जरूरत है वैज्ञानिक निगरानी की, अर्ली वार्निंग सिस्टम की, खतरे की सही मैपिंग की, सुरक्षित निर्माण की और सबसे बढ़कर हिमालय को समझने की। क्योंकि हिमालय सिर्फ पहाड़ नहीं है, यह हमारी नदियों का स्रोत है, यह करोड़ों लोगों के जीवन का आधार है। अगर हमने इसके बदलते मिजाज को समय रहते नहीं समझा तो अगली आपदा हमें चेतावनी देने के लिए नहीं आएगी, वह सीधे दरवाजे पर दस्तक देगी। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। हमारा ये चैनल एक स्वतंत्र प्रयास है आप तक सच पहुंचाने का। हम सीमित संसाधनों के बावजूद आप तक सच पहुंचाने का लगातार प्रयास कर रहे हैं। इस लड़ाई में हमें आपके सहयोग की जरूरत है, आपके साथ की जरूरत है। अगर आपको लगता है कि सत्ता से सवाल पूछना जरूरी है तो जितना आपसे बन पड़े, जितना संभव हो सके, हमें आर्थिक सहयोग अवश्य कीजिएगा। आप YouTube पर वीडियो के नीचे ज्वाइन बटन पर जाकर हमें सहयोग भेज सकते हैं। स्क्रीन पर QR कोड और डिस्क्रिप्शन में मैंने बैंक डिटेल भी दे दी है। यदि आप फेसबुक पर यह वीडियो देख रहे हैं तो फेसबुक पेज फॉलो करने के साथ ही एक छोटी सी राशि देकर पेज को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपका सहयोग सिर्फ आर्थिक मदद नहीं है, यह सच का साथ देने जैसा है। आप वीडियो को लाइक करके, कमेंट करके और शेयर करके भी इस आवाज को ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकते हैं। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर या मेरे फेसबुक पेज पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और फेसबुक पेज को फॉलो करना न भूलिएगा। जल्दी मिलेंगे एक और मुद्दे के साथ एक और वीडियो में। नमस्कार।